है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन देखो किसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। व्हेन frequency of defecation is reduced less than once per week, is known as constipation। ये जो कॉन्स्टिपेशन है ना, इसको हम मराठी में एक खास नाम से जानते हैं, बद्धकोष्ठता, है ना। टीवी के ऊपर एडवर्टाइज बताता है कायम चूर्ण लो, पेट सफा तो हर रोग दफा, है ना। तो ये जो बीमारी है कॉन्स्टिपेशन, ये हमारे डाइजेशन से संबंधित बीमारी है, डाइजेशन से रिलेटेड डिसीज है। हमारा क्या होता है, हर एक व्यक्ति का 24 आवर में हम एक बार टॉयलेट को विजिट करते हैं, एंड दैट इज आवर परफेक्ट टाइमिंग फॉर विजिटिंग द टॉयलेट्स। ये हमारा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जब चलता है, हमें कोई डिसीज नहीं है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर चल रहा है, तो हमारा सब टॉयलेट विजिटिंग का टाइमिंग परफेक्ट होता है। जब हमारे डाइजेशन में कोई बिगाड़ आ जाता, कोई प्रॉब्लम डेवलप हो जाता, तो उस समय क्या हो जाता, जो हमारा डिफेकेशन है, डिफेकेशन का मतलब द एक्ट ऑफ पासिंग ऑफ स्टूल, स्टूल का मतलब विस्टा, है ना, जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, वो डिफेकेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस हो जाती। रिड्यूस मतलब कम हो जाती, इतनी कम हो जाती कि लेस देन वंस पर वीक, हफ्ते में एक बार हम कभी टॉयलेट को विजिट कर रहे हैं, इतना डिफेकेशन का फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाता। फिर इतना अगर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गया डिफेकेशन का, तो उस डिसीज को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेकेशन इज रिड्यूस्ड लेस देन वंस पर वीक, हफ्ते में एक बार से ही कम, जब डिफेकेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है ना, मतलब हमारी इच्छा ही नहीं होती टॉयलेट को विजिट करने की, तो उस डिसीज को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, है ना, बद्धकोष्ठता। ठीक है, तो व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेकेशन इज रिड्यूस्ड लेस देन वंस पर वीक, हफ्ते में एक बार से भी कम हमारा डिफेकेशन का फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाता। दैट कंडीशन, दैट डिसीज इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन, फिर उसको कहते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, उसके बाद अब जब कॉन्स्टिपेशन नाम का डिसीज हमें जुड़ जाता, तो हमारे बॉडी में कौन से प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में क्रिएट होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है, इट रिजल्ट्स इन एब्डोमिनल पेन। कॉन्स्टिपेशन होने का पहला प्रॉब्लम, इट रिजल्ट्स इन एब्डोमिनल पेन। हमारा जो एब्डोमेन है ना, पेट में, इसको कहते हैं स्टमक। ये जो हमारा ऊम है, इसको हम नाभि कहते हैं। नाभि के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं स्टमक, और ये नाभि के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं एब्डोमेन। सो जिस पर्सन को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, उसको पेन होता, कौन सा पेन? ॲब्डॉमिनल पेन होता, मराठीमध्ये याला
ओटीपोट है ना, ओटीपोटामध्ये जोरदार त्रास होतो पेशंटला, खूप दुखत राहते, असं वाटते कोणीतरी असं मध्ये काहीतरी एखादी टाचणीसारखी वस्तू गेलेली आहे आणि मध्ये ती टोचत आहे आपल्याला, ऐसा हमको महसूस होता। ये पहला प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन रिजल्ट्स इन द एब्डोमिनल पेन, पहला प्रॉब्लम। उसके साथ रेयरली परफोरेशन, मतलब बहुत कम बार, कभी कभी परफोरेशन होता। परफोरेशन मतलब द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द गैस, दैट इज कॉल्ड एज परफोरेशन, रेयरली परफोरेशन, ये दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम होता कॉन्स्टिपेशन के माध्यम से होने वाला कोलोनिक मोबिलिटी डिक्रीजेस, कोलोनिक मोबिलिटी डिक्रीजेस, हमारी जो कोलोनिक मोबिलिटी है वो कम हो जाती। कोलोनिक मतलब कोलन है ना, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, कोलम रेक्टम इलम लार्ज इंटेस्टाइन का। तो जो कोलन है, हम खाना खाने के बाद हमारे पेट में ऐसा चर्निंग नाम का प्रोसेस होता है ना, हमारी आजीबाई कैसी हो दही को ऐसा ले करके चर्न करती है, घुसळते आपली आजी दही बनवताना, तसं आपल्या पोटामध्ये जेवण झाल्यानंतर अशा प्रकारचं स्टर्निंग ॲक्टिव्हिटी होते, याला म्हणतो आपण मोबिलिटी। कोणाची मोबिलिटी? तर कोलनची मोबिलिटी है ना। सो कोलिनिक मोबिलिटी डिक्रीजेस, कोलन की जो मोबिलिटी होती है वो कम हो जाती, मतलब कोलन एकदम फेल हो जाता, फंक्शनलेस हो जाता, उसके अंदर एक्टिविटी नहीं रहती। फिर अब कोलन एक्टिविटी नहीं बता रहा मतलब डिफेकेशन नहीं हो रहा, ये तीसरा प्रॉब्लम। चौथा प्रॉब्लम है स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, कॉन्स्टिपेशन से स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी। स्पाइनल कॉर्ड हमारा ब्रेन का एक हिस्सा है ना, अगर हमारे ध्यान नहीं दिया इस कॉन्स्टिपेशन पे तरफ, पेशेंट को इजी ले लिया उसने, डॉक्टर को नहीं बताया है ना, और बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन चल रहा है इसके बॉडी में, तो एक समय ऐसा आता कि वो पेशेंट का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्पाइनल कॉर्ड इंज्यूर्ड हो जाता, स्पाइनल कॉर्ड को इंजुरी हो जाती, फिर सर दर्द होना, चक्कर आना, सर भारी भारी सा लगना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ऐसे प्रॉब्लम वो पेशेंट को होते हैं। फिर पसीना छूटना, घबराहट होना, ऐसे प्रॉब्लम होते, फिर पेशेंट अगेन घबरा जाता क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंज्यूर्ड हो गया। अगर समय पे डॉक्टर को बताया होता तो डॉक्टर कॉन्स्टिपेशन के ऊपर ट्रीटमेंट दिया होता, वो बीमारी अच्छी हो गई होती, मगर हम नहीं बताते, हमारी ये सबसे बड़ी खूबी है ना, बीमारी को छुपाते लोग, बहुत लोग छुपाते, पता नहीं क्यों छुपाते। बीमारी है तो हमारा फर्ज है कि डॉक्टर के पास जाए, जल्दी से जल्दी जाए, एक तो जल्दी बीमारी अच्छी भी होगी, पैसा भी कम लगेगा और हमारे शरीर को तकलीफ भी कम होगी। इसलिए कोई बीमारी जब होती है तो हम डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, और डॉक्टर हमारा एक ही डॉक्टर रहता है हमेशा जिसके पास हम जाते हैं, है ना, वो डॉक्टर को हमारा पूरा हिस्ट्री पता रहता है, वो हमें करेक्ट डायग्नोज करता है। अगर हम डॉक्टर को चेंज करते रहे तो हमें ट्रीटमेंट रॉन्ग मिलते रहता है ना। सो कॉन्स्टिपेशन का दूसरा प्रॉब्लम है स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी। उसके बाद कॉजेस, फिर अब सवाल ये उठा कि क्यों होता कॉन्स्टिपेशन, क्या इसके पीछे कारण है, कॉजेस है ना, क्यों हो गया भाई कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। नॉर्मली हमारा डिफेकेशन नॉर्मल था, मगर अभी अभी कुछ 1-2 महीने हो गए, 1-2 महीने से हमारे डिफेकेशन की फ्रीक्वेंसी लेस देन वंस इन अ वीक हो गई। तो इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है। सबसे पहला कॉज है लो फाइबर डाइट, नंबर 1 लो फाइबर डाइट। हमारा जो फूड है, हमारे फूड में फाइबर बिल्कुल
नहीं रखा हमने। तरी वाला, मसाला वाला, स्पाइसी बर्गर, पिज्ज़ा, इडली, डोसा, है ना, मैगी, है ना, गुपचुप, ऐसी चीज़ें खाते रहे हो। फाइबर वाला फूड हमने नहीं खाया। फाइबर किस में रहता? जो ग्रेन्स रहते हैं, उडीद, मूग, है ना, चना, याला रात्रभर भिजवून ठेवल्यानंतर सकाळी त्याला बारीक बारीक कोंब फुटते, है ना, ते कच्चे जर आधी खाल्ले आमच्या जेवणासोबत अर्धी वाटी रोज, एक दिवस मूग, एक दिवस उडीद, एक दिवस बरबटी, एक दिवस मठ, एक दिवस चना, है ना, असे जर आपल्या आहारामध्ये आपण रोज खात राहिलो थोडे थोडे, तर आमच्या डाईटमध्ये आम्हाला फाइबर नाम का मटेरियल मिलता, और फाइबर मटेरियल होने के कारण हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता। तो हमारी थाली में वो नहीं दिखता, हम उसको खाते भी नहीं। एखादे दिन मम्मी ने दिया भी जबरदस्ती से, तो हम उसको बाजू में रख देते, ऐसा काय करून टाकला, खाते भी थे, चांगलं नहीं वाटत, बरोबर, क्योंकि हम आदत हो गई क्या खाने की, बर्गर, पिज्ज़ा, इडली, डोसा, ऐसे पॉइजन खाने की हमको आदत हो गई। वो अच्छा खासा नेचुरल फूड मम्मी दे रही हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम नहीं खा रहे उसको। मम्मी ने हमको 2 बार समझाया कि ईशा खा ले बेटा, ईशा खा ले बेटा। ईशा ने कहा मला चांगला नहीं वाटत। श्रुतिका खाती नहीं, है ना, श्रुतिका जाके हल्दीराम में क्या खाती, मैगी खाती, है ना। अब वो मैगी कितने साल की है, 7-8 साल के पहले की मैगी बनी है वो कंपनी में, है ना। कैसी बनी, कैसी वहाँ पर क्लीननेस था या नहीं था, कोई पता नहीं। किट के अंदर पैक कर दिया, अच्छा एकदम रैपिंग कर दिया, अट्रैक्टिव कलर का, बड़ा सा एक आधा फेमस पर्सनैलिटी लाके टीवी के ऊपर एडवर्टाइज कर दी, हम उसको खाते हैं। नहीं खाना है वो, बिल्कुल बाहर का कोई मटेरियल नहीं खाना है। बाहर आपको कोई अच्छी चीज़ मिलेगी नहीं, 101% गारंटी। तुम कितनी बड़ी होटल में जाओ, नो गारंटी आता। जो हमारी मम्मी बनाएगी वो बहुत प्यार से बनाती है हमारे लिए, 17 बार हाथ क्लीन करती है, वो जो किचन फ्लोर है उसको साफ करती है, इतना प्रिकॉशन लेती है ना, इतना प्रिकॉशन से बनाती है हमारी मम्मी। उनको पता है कि मेरे छोटे छोटे बेबी है, इनको कुछ हो जाएगा, इसलिए वो मेहनत करके बनाती, इसलिए बाहर का कभी नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। तो पहला कारण है कॉन्स्टिपेशन होने का, लो फाइबर डाइट। दूसरा कारण हमारा साइंस बताता है कॉन्स्टिपेशन होने के लिए, द सेकंड कॉज इज इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक। अब फ्लूइड मतलब क्या होगा, इसमें पानी आ गया, दूध आ गया, फ्रूट जूसेस आ गए, है ना। चलो फ्रूट जूस नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं, दूध नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं, पर भगवान ने पानी तो हमको फ्री दिया है, फ्री हैंड गिफ्ट दिया है सबको, जितना पीना है उतना पी सकते हैं। हमारा स्टडी कहता है कि हमको 24 आवर में 6 लीटर पानी पीना होता है कम से कम। 6 लीटर वाटर इज इसेंशियल फॉर आवर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। हमारा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चलने के लिए 6 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है, उतना पानी हम पिए। प्यास नहीं लगी तो भी हम पिए, है ना, बरोबर। हमारे पास बोतल है, वो बोतल सवेरे हम जब बेड से उठते हैं तो एक बड़ा सा लोटा भर के, रात का भरा हुआ लोटा, पर्टिकुलरली दैट पॉट, हाँ हेल्दी मेड ऑफ कॉपर से बना हुआ अगर रहा, और उसका अगर आप पानी पीते उसके अंदर का, दैट इज गुड एंड बेस्ट फॉर यू, है ना। वो पानी पिए, हम बार बार पानी पीते रहिए, कम खाए ज़्यादा पिए। हम उल्टा करते, ज़्यादा खाते कम पीते, इसलिए क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, है ना। इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक 2 हो गए। तीसरा कॉज है हमारा कॉन्स्टिपेशन में, और वो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारा जो लाइफस्टाइल है सीडेंटरी बना लिया हमने, है ना। बैठा आरामदायी लाइफ कर लिया हमने, खाना खाने के समय सामने टेबल, है ना, और
कि वो चेयर या तो गिलास को कभी कभी तो उस पर बैठती भी नहीं, ऐसे घूमते घूमते खाते रहते बर्थडे में वगैरह, है ना। सो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, 25 किलो का गद्दा, नहीं तो पीछे तकिया लगा के सामने टीवी चल रही है और हम ऐसे खा रहे हैं। कभी कभी गलती से मुंह के अंदर माउथ कैविटी में वो फूड न डालते हुए हम इधर डाल देते हैं, इतना हम बिजी हो जाते हो टीवी की तरफ, है ना। सो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब बैठा काम, आरामदायी जीवन। तो सवेरे जल्दी उठो, थोड़ा सा व्यायाम करो, थोड़ा सा वॉकिंग करो, थोड़ा सा योगा प्राणायाम करो, ताकि शरीर के जो सेल्स है वो मजबूत बने। आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता तो आप उसको क्या करते हो, चार्जिंग को लगाते हो, फिर हमारे सेल भी डिस्चार्ज हो जाते ना, तो उसकी चार्जिंग, हमारे सेल की चार्जिंग क्या है, हम हमारे शरीर को तकलीफ दे, क्या करें, तकलीफ दे, भागे दौड़े कूदे, जितना तकलीफ दोगे उतनी हमारी सेल एक्टिवेट होगी, चार्ज होगी, फिर वो काम करेगी। हमने हमारी सेल को डिस्चार्ज कर दिया, है ना। तो वो ये भी एक कारण बनता कॉन्स्टिपेशन होने का, सीडेंट्री लाइफस्टाइल। चौथे नंबर का कॉज है कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने का, और वो है पुअर ऑक्सीजन। पुअर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेवल पुअर हो गया, है ना। गए तो भीड़ भाड़ की जगहों पर बैठे, हम चैम्बर के अंदर बैठे, क्लोज चैम्बर इजिए, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन हमको सवेरे मिलता 4 बजे, जो उठता 4 से 6 के बीच में जो उठेगा उसको बरोबर ऑक्सीजन प्योर मिलता। 6 बजे के बाद जो उठा उसको पूरा पॉइजन मिलता है। इसलिए 4 बजे हम बेड से उठ जाए, कुछ काम मत करो, सिर्फ घूम के आ जाओ, ऐसा बस सफिशिएंट है। एक राउंड लगा के आ जाओ, देखो कितना फर्क होता है ना। आपको बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक रहोगे आप। आई कैन वेक अप अर्ली एवरी डे एट 4 o'clock। माई एज इज नाउ 55, 55 साल एज है मेरी। मैं 4 बजे एवरी डे उठता हूँ। मेरे को रात में 2 बजे भी सोया तो भी 4 बजे उठना है, मुझे उठना है, बिल्कुल उठ जाता। मेरे को कोई अलार्म की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। मैं उठा तो मेरे गली के पूरे लोग उठ जाते हैं, अरे मास्टर उठ कर उठे। मैं उठ के सबको जाके आवाज़ देता, उठे का हो रायता का फिराला, फिर वो बोलते मास्टर उठला भाई। सवेरे 4 बजे, समर विंटर रेनी सीजन, कोई भी दिन हो, कोई भी सन हो, तो हम वो करें। तो ये हो गया बेटा कॉन्स्टिपेशन एंड कॉन्स्टिपेशन के कॉजेस। व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? When frequency of defecation is reduced less than once per week is known as constipation. Constipation results in abdominal pain, rarely perforation, colonic mobility decreases, spinal cord injury. इतने सारे इसके साथ जुड़े हुए प्रॉब्लम है ना। कॉजेस क्या क्या कॉजेस है? तो लो फाइबर डाइट, इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, sedentary lifestyle and poor oxygen. So these are the major cause for the constipation. उसके बाद का क्वेश्चन है फिर हमारे पास अब अगेन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कितने नंबर की है? पहला पढ़ा हमने शाबाशी होकर नंबर 1, मारसमस नंबर 2, इंडाइजेशन नंबर 3, कॉन्स्टिपेशन नंबर 4। अब ये 5th नंबर वाला रहेगा डायरिया। क्या नाम उसका? डायरिया। डायरिया इज ऑल्सो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। ये भी एक प्रकार का पचन संस्था से संबंधित डिसीज है, डायरिया। व्हाट इज डायरिया? आप लोग बहुत बार इस वर्ड को यूज करते हो, सुना भी होगा, एक्सपीरियंस भी लिया होगा। सो क्या करोगे आप लोग अगर किसी ने आपको पूछा व्हाट इज डायरिया? क्या कहोगे बेटा? डायरिया। फिफ्थ नंबर वाला डिसऑर्डर डायरिया।
DIARROHOEA, ये स्पेलिंग है डायरिया। बहुत लोगों को नहीं आता है ना, बहुत लोगों को नहीं आता डायरिया। वो प्रोनाउंस करते हैं, अटर करते हैं वेल, बट दे कांट स्पेल नहीं कर सकते। सो ध्यान रहे इसका स्पेलिंग है। व्हाट इज डायरिया? डायरिया इसको कहते हैं द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी से अधिकतम मात्रा का पानी निकल जाता, पानी के साथ साथ मिनरल्स निकल जाते, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, जिंक, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम वगैरह वगैरह, ये पूरे मिनरल्स है। सो शरीर से अधिकतम मात्रा में जब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डायरिया। सो व्हाट इज डायरिया? डायरिया की डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा में लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, loss of water and electrolytes from the body is known as डायरिया। फिर उसको कहते हैं डायरिया। लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है, लूज मोशन हो जाता, लूज मोशन के साथ साथ वोमिटिंग भी होती, और दोनों प्रकार से हमारे शरीर में जितना पानी था पूरा चला जाता, जितने इलेक्ट्रोलाइट्स थे पूरे चले जाते। तो इमेजिन करो, फॉर एग्जांपल हमारे घर के सामने छोटा सा पौधा है तुलसी का, और उसको हम 8 दिन पानी नहीं दिए, क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो हमारे सेल में से, टिश्यू में से, ऑर्गन में से, सिस्टम में से सडनली अचानक, अभी 4 बजे तक 5 बजे तक सब ओके था, 5 बजे उधर से घूमते घूमते आए और जा रहे थे, तो रास्ते में था पानी पूरी का ठेला, उसको देख के हमने गाड़ी रुका दी, है ना, रुक गए वहाँ पर। रुकने के बाद वो काका जो था, जो पानी पूरी बेच रहा था, उसके पास बड़ा सा हंडा था, ऐसा पानी भर के रखा था, उसमें एक में मीठा था, एक में खट्टा पानी था, और वो बार बार अपना इतना हाथ वो हंडे में डाल के उसको ऐसा घुमा रहा था। हम देख भी रहे थे उसको, वो काका के हाथ के ऊपर का पसीना वो पानी में जा नहीं रहा था, हम देख भी रहे थे, तो भी हमको वहाँ से वापस आने की इच्छा नहीं हुई। हमने पानी पूरी खा ली। खाने के बाद घर गए, घर जाने के बाद 15-20 मिनट के बाद अचानक हमको उल्टी हुई, है ना। मम्मा ने पूछा क्यों, क्या हो गया? आई माझं पोट दुखते, मला उलटी होत आहे। अशी कशी अचानक उलटी होते बा तुला? यानं नाही सांगितलं की मी येता आणि अशी पाणीपुरी खाल्ली की त्या काकाचा हात कोपऱ्यापर्यंत त्याच्यामध्ये फिरत होता काका। कुठलं पाणी घेतलं काकानं, कसं घेतलं काकानं, काय स्वच्छता बाळगली की नाही बाळगली त्यालाच माहीत। आणि तशी आपण पाणीपुरी खाल्ल्यानंतर आपल्याला येणा पहिला गिफ्ट डायरिया, है ना, फर्स्ट गिफ्ट। सो व्हाट इज डायरिया? लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज। 2 बार उल्टी, 2 बार लूज मोशन हुआ तो बड़ा तगड़ा पहलवान भी रहा तो ऑटो रिक्शा करके दवाखाने में ले जाना पड़ता, इतना सीवियर होता पेशेंट। अगर ज़्यादा ही सीवियर हो गया तो 2-3 बार वोमिटिंग हुआ, 2-3 बार लूज मोशन हुआ कि डेथ भी हो सकती फूड पॉइजन से। फिर इतना सब हमें समझ रहा है, हमारे आंखों के सामने हो रहा है, हमारे पास प्रूफ है कि उससे होता, तो भी हम उसको खा रहे, जबकि मालूम है हमें, चलो भाई पता नहीं है तो बात अलग है, मगर वी आर स्टूडेंट ऑफ साइंस, वी नो ईच एंड एवरीथिंग, है ना। पानी पूरी खाने की दिल हुआ तो हम मम्मी को बोल सकते हैं, मम्मी बरोबर बना के देंगी, अच्छा बना के देंगी। सो व्हाट इज डायरिया? लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम बॉडी इज नोन एज
डायरिया। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर। अब जब डायरिया होता तो डायरिया के साथ हमेशा एक दूसरा छोटा सा प्रॉब्लम जुड़ा होता है ना। सो डायरिया इज associated with dehydration. Diarrhea is associated with dehydration. डी मतलब निकल जाना, कम होना, है ना। हाइड्रेशन मतलब वाटर, शरीर के अंदर का पूरा पानी चला जाता। सो डायरिया हुआ मतलब डिहाइड्रेशन हो गया। इसलिए डॉक्टर, हम जब जाते हैं डायरिया का पेशेंट, तो हमको वो इलेक्ट्रोल पाउडर लिख के देता है कि घर जाओ, इसको पानी में घोलो और जब प्यास लगे तब यही पानी पीना, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। हम घर पे भी बना सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट। कैसे बनाऊंगा? 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 लीटर पानी में 30 ग्राम शुगर, 5 ग्राम साल्ट, ठीक है, और एक बड़ा सा पीला कलर का नींबू निचोड़ के उसमें डालना है और उसको बॉईल करना है। तब तक जब तक वो 1 लीटर वाटर आधा लीटर नहीं होता तब तक। अगर उसके ऊपर ढक्कन रखना है ना, जिसके ऊपर आप उसको बॉईल कर रहे हो, ढक्कन क्यों रखना है? क्योंकि उस इवापोरेशन के माध्यम से उसके अंदर के पूरे इलेक्ट्रोलाइट लॉस न हो जाए, इसलिए, है ना। फिर उसको ठंडा होने देना है और वो पीना है। दैट इज नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट, बेस्ट क्वालिटी का इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब डॉक्टर क्या करता, ORS का पॉकेट लिख देता, क्योंकि उसके बाजू में जो फार्मेसी का दुकान होता वो उसके रिश्तेदार का होता, है ना। और उसको पता रहता कि मेरी बिल्डिंग बन गई तो इसकी भी बिल्डिंग बनानी है मेरे को, है ना। इसलिए वो बोलता कि काका हे पाउडर घ्या बरं, खाली एकच भेटते, इथूनच घ्या बरं। अब 2 पॉकेट लिख के नहीं देता, वो 7-8 पॉकेट लिख के देता। 2 रुपए का पॉकेट 20 रुपए में देता हूँ। 7-8 पैकेट हम लेके आ जाते, उतनी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, तो भी हम क्यों, डॉक्टर ने लिख के दिया, वो लेके आते। लाने के बाद में फिर उसको पीते, मैक्सिमम 1-2 सैकेट उसके खाली हो जाते, बाकी 7-8 सैकेट वैसे के वैसे ही पड़े रहते। फिर वो कहीं तो भी ऊपर अलमारी में, तो कहीं तो भी टीवी के बाजू में, जहाँ पर भी जगह देती वहाँ पर ऐसे रख दिए। फिर वो तब तक पड़े रहता जब तक दूसरी दिवाली नहीं आती थी। फिर दिवाली के पहले वो साफ सफाई का कार्यक्रम मम्मी करती रहती है, तो मम्मी को इतने सारे पुड़िया मिलते हैं, किसके? इलेक्ट्रोलाइट। फिर मम्मी पूछते एवढ्या साऱ्या पुड्या कोणाचे आहेत, कोणी पिल्लं नाही का? मग आपण हळूच म्हणतो माझ्याच नाही येते, मागे मागे डॉक्टर दिलं होतं, मग पिल्ली नाही का? पिल्ले मी, पिल्ल्यानं एवढे शिल्लक कसे राहिले मला तुम्ही राहिली तर आपल्याला माहीत आहे, पण आपण आईला सांगत, म्हणून ते बाहेर चालू का घरी गेल्यानंतर घरी स्वतः बनवाते आणि तेच पिया, ठीक आहे। सो डायरिया इज एसोसिएटेड विद द डिहाइड्रेशन हो गया। उसके बाद सिम्टम्स डायरिया हमको हो गया, इसके कुछ सिम्टम्स हमारे बॉडी में है। हमारी बॉडी हमको बोलती है कि चल भैया जल्दी घर चला, उल्टी होने वाली है, जल्दी चल, हम फास्ट साइकिल चलाते हैं, है ना। तो पहला सिम्टम होता है नौजिया। नौजिया का मतलब होता मळमळ, उल्टी आने की पहली अवस्था। ये बहुत खतरनाक है, एक बार उल्टी आ गई तो पूरा आदमी फ्रेश हो जाता, मगर ये ऐसी कंडीशन है कि आदमी को पूरा बेचैन करके रख देती, एनर्जी बढ़ा देती, न टीवी देखने में मन रहता, न झूले में डाले तो भी वो झूला लेता, कोई खाने की इच्छा नहीं, एकदम अपसेट होता पेशेंट, है ना। क्या करूं, परेशान हो जाता।
सो नौजिया हुआ पहला सिम्टम, मतलब समझ लेना पानी पूरी का परिणाम, डायरिया की शुरुआत है पहला। दूसरा सिम्टम है डायरिया का ओमिटिंग, बाद में फिर ओमिटिंग शुरू। तीसरा सिम्टम है डायरिया का लूज मोशन। चौथा सिम्टम है राइजिंग बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बढ़ना ही है, पानी चला गया, इलेक्ट्रोलाइट चले गए ना पूरी, है ना। उसके बाद अल्सर, अल्सर अल्सर पता है आपको, ये हमारा जो इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन के अंदर इंजुरी हो जाती है, इंजुरी, और इंजुरी होने के बाद ऐसी एक गांठ हो जाती है इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये गांठ होने के बाद में अंदर पेन होता, फिर ध्यान नहीं दिया हमने, डॉक्टर को नहीं बताया, तो अल्सर बढ़ते 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 अल्सर का रूपांतरण अपेंडिक्स में। ऐसी ट्यूब हमारे इंटेस्टाइन के बाजू में हो जाती, उसके अंदर पॉइजनस मटेरियल भरा होता, फिर इतना स्टमक पेन होता, इतना स्टमक पेन होता, फिर डॉक्टर बोलते सोनोग्राफी करो। सोनोग्राफी करने के बाद पता चलता कि क्या हो गया, अब एक दिन में हुआ क्या हो? नहीं, बहुत दिन का प्रॉब्लम चल रहा था, थोड़ा थोड़ा पेट दर्द था, डायरिया हो रहा बार बार, है ना, 3-4 महीने में एक बार डायरिया हो रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया, तो अल्सर का रूपांतरण बाद में अपेंडिक्स में होता। तो 5वां सिम्टम है अल्सर। 6 नंबर का सिम्टम है कोलाइटिस, COLIEIS, कोलाइटिस। कोलाइ मतलब कोलन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, हमारा जो कोलन है उसको सूजन आ जाती, इन्फ्लेमेशन आ जाता है ना, एक सिम्टम है। उसके बाद 7th वाला चेंज इन बाउल हैबिटेट, चेंज इन बाउल, BOWL, बाउल हैबिट, बाउल मतलब टॉयलेटिंग टाइम, उसको कहते हैं बाउल, इसमें चेंज हो जाता, हमारा टॉयलेट विजिटिंग का टाइम चेंज हो जाता, अचानक चेंज हुआ, तो हमें सिम्टम्स मिल गए, इतने सारे सिम्टम्स मिले, इतने सारे सिम्टम मिल गए, मतलब हमें डायरिया हो गया, है ना। फिर हम आखिरी स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, आखिरी स्टेज में। फिर आखिरी स्टेज में कब जाते, जब हमारी आंखें बंद हो जाती, ऑटो में हमको लेके जाते, फिर डॉक्टर ले जाते हमको सलाइन लगाता, फिर 2-4 सलाइन जाने के बाद में फिर वो इलेक्ट्रोलाइट में बॉडी का बैलेंस बनने के बाद फिर हमारी आंखें खुलती, फिर डॉक्टर आता, उसको पता रहता है कि अब इसकी आंखें खुल गई होगी, टाइम देख लेता हूँ, 4 घंटे हो गए, 4 घंटे में इसको मैंने 4 सलाइन लगा दिया, फिर आता हूँ, आता बसता है, आता बसता है, हमारी बसता हो रहा है 4 सलाइन। सो रिमेनिंग पोर्शन वी हैव टू स्टडी फॉर, ये हो गया डायरिया। अगेन हमारे 2 बच्चे हैं अभी, जॉन्डिस एंड ओमिटिंग, सो वी हैव टू स्टडी फॉर, आ जाए समझ में, ऐसे ही नहीं था। आप फेसबुक साथ में रखो और ये नोट्स लिखा करो, है ना, ऐसे कॉपी में लिखा बहुत होना जरूरी है, क्योंकि ये अब जब पढ़ोगे तो आपको आंसर लिखने में आसान होगी।